नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 29 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, यूपीएससी 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है और सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक। और देखिए, हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पर टेलीग्राम हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इन सब पे आप जाके फ्री के चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पेड पीडीएफ की फ्री में पिक्स आप लोग को दी जाती हैं। हमारे जो आज के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, वो है हरि सिंह नलवा, ठीक, हरियाणा के नए भूमि कानून से जुड़े मुद्दे, और क्वाड जो नेशंस हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इनकी मालाबार एक्सरसाइज हो रही है, पूरी चीज़ देखेंगे। कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ मतलब 1-2 महीने पहले, तो अब इसका फिर से रिवीजन कर लेंगे। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या चीज़ है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यानचंद सिंह जी के जो है बर्थडे पे नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस इम्पोर्टेंट डे है हमारा। पहला टॉपिक हिस्ट्री से संबंधित जीएस पेपर 1 में हम लोग लेते हैं। हरि सिंह नलवा, अब देखिए, ये एक जो है कमांडर थे, आपके सिख कमांडर थे, ठीक है, और ये आपके जो रणजीत सिंह जो थे उनके कमांडर थे। और इन्होंने जो अफगानिस्तान, जिसे कहा जाता है कि कई सारे एम्पायर्स का जो है ये कब्रिस्तान है, वहाँ से आने वाले लोग, अफगानिस्तान से पंजाब में, दिल्ली में, ठीक है ना, अफगानिस्तान में ऐसे आने वाले जो थे, कई सारे हमले को रोका। और उसमें रणजीत सिंह ने, आपको पता ही, पंजाब में एक बड़ा एक एम्पायर बनाया था, और उसमें भी जो है हरि सिंह जो थे, उनके जो सिख कमांडर थे रणजीत सिंह जी के, उनका एक बहुत बड़ा रोल था और बहुत ही ज़्यादा डरते थे लोग इनके सिख वॉरियर से, ठीक है ना। हरि सिंह, जिसे अब इनका नाम नलवा क्यों पड़ा अभी बताते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि हरि सिंह जी जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे ये रणजीत सिंह जी के, और इनको गवर्नर बनाया गया कश्मीर का, हज़ारा का और पेशावर का। हज़ारा मैंने आप लोगों को पीछे बताया भी था, बताइए कौन सी जगह है। और इसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने कई सारे अफगान के जो वॉरियर्स थे उनको हराया था, और जो कि कहाँ से आते थे, खैबर पास से आते थे। तो आप लोग को आज जितने भी पासेस हैं ना, दर्रे, उनको जो है पढ़ना है। और खैबर पास जो है, जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स आते थे 1000 से लेकर 19वीं सेंचुरी तक, ये ज़्यादातर खैबर पास से ही आते थे, ठीक, समझ में की बात। और इसके बाद जो है यहाँ पर अफगानिस्तान में, ठीक, वॉज अनकनकर्ड रीजन एंड इट वॉज, कभी भी इसको जीता नहीं जा पाया, अजय माना जाता था अफगानिस्तान को। हरि सिंह नलवा जी ने फिर भी क्या है, कई सारे अफगान्स को जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से इंडिया की तरफ आने में, खैबर पख्तूनख्वा जो है खैबर पास के थ्रू आने से रोका, और पंजाब और दिल्ली को भी जो है अफगान के लगातार जो हमले हो रहे थे उससे बचाया। और रणजीत सिंह जी ने भी 2 तरीके की जो है अपनी एम्पायर को जो है अपने साम्राज्य को सिक्योर करने के लिए 2 तरीके की आर्मी बनाई थी। एक तो थी फ्रेंच गयान, जर्मन, इटालियन, रशियन और ग्रीस की। दूसरी थी जो कि हरि सिंह नलवा जी के अंतर्गत काम करती थी, ठीक। और इसमें जो है इन्होंने कई बार हज़ार्स जो एक ट्राइब थी अफगानिस्तान, उनको भी हराया था हरि सिंह नलवा जी ने। अब यहाँ पे इनकी ब्रेवरी और ये सब जो फेरोसिटी, पराक्रम, इन सबको देखते हुए भारतीय सरकार ने 2013 में नलवा के नाम पर एक डाक टिकट यानी स्टाम्प भी निकाला था, ठीक। तो अच्छी बात है, उनके मतलब एक तरीके से उनका जो है सम्मान किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है उप्पल फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन इनका नाम नलवा कैसे हुआ, ठीक। तो देखिए, नल नाम के एक राजा थे, किंग थे, कहाँ पे इनका उल्लेख है, आपका महाभारत में, ठीक। अब बचपन में ये बताया गया कि भैया हरि सिंह जी जब कहीं जा रहे थे हंटिंग पे, अपने शिकार पे, तो इन्होंने एक जो है एक शेर को मार दिया, बाघ को मार दिया, ठीक है, टाइगर को, मैं खुद शेर बोल जाता हूँ, बाघ को मार दिया, टाइगर को।
और इसीलिए इनका नाम जो है लोगों ने बाघमार भी रख दिया था। और मतलब हुआ क्या कि जो है टाइगर ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, और तब ये अपनी जो है तलवार नहीं निकाल पाए, फिर उन्होंने उसको जौ से पकड़ लिया और फिर पीछे ढकेल के फिर तलवार निकाल के उसको मार डाला बाघ को। ठीक, तो इसलिए फिर रणजीत सिंह ने जब इनका सुना तो उनको बुलाया और फिर कहा, वाह मेरे राजा नल वाह। तो नल वाह वैसे हो गए जो कि महाराष्ट्र में सॉरी महाभारत में किंग थे नल, उनकी ब्रेवरी की जो है बात थी, तो वैसे ही जो है इनको भी बोला आपके रणजीत सिंह जी ने। वे युद्ध जिनमें उन्होंने भाग लिया, किसने, हरि सिंह नलवा जी ने, वो कौन कौन से युद्ध हैं? 1807 में बैटल ऑफ कसूर था, कुतुबुद्दीन खान को हराया, अफगानी रूरल था, बैटल ऑफ अटोक था 1813 में, इसमें अजीम खान और उनके ब्रदर जो थे दोस्त मोहम्मद खान, इनको हराया। ठीक, 1818 में बैटल ऑफ पेशावर था, जिसमें कि जो है कंट्रोल जमरूद के ऊपर 1837 में किया गया। एक फोर्ट, ये फोर्ट था एंट्री टू अफगानिस्तान थ्रू खैबर पास, तो वहाँ पे भी ये तीन लड़े। कौन कौन से? बैटल ऑफ कसूर, बैटल ऑफ अटोक, बैटल ऑफ पेशावर। ठीक है, और इसके अलावा जो है अफगानों के खिलाफ इन विजय का भारत में क्या लाभ हुआ भैया? सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि एक तो रणजीत सिंह जी ने अपना अंपायर संभाले रखना, दूसरा जो अफगानिस्तान वाले अफगानी जो है हमला करते थे हमारे ऊपर, ठीक, पंजाब में दिल्ली में, उसको रोके रखा। नहीं तो आज हो सकता है कि हम हमारी कुछ और भी हिस्ट्री के हिसाब से कुछ और भी जो है शकल हो सकती थी भारत की। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा के नए भूमि कानून से जुड़े मुद्दे। अब भूमि की मतलब जो है पब्लिक जो है वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक जो है बेनिफिट के लिए सरकार जो है वो अधिग्रहण करती है, हमारे जो है जमीन का एक्विजिशन करती है, अधिग्रहण करती है। तो इसी अधिग्रहण करने और जिसकी लैंड है उसको जो है जितना पैसा मुआवजा फेयर होता है वो देने के लिए जो है भारत में भारतीय सरकार जो यूनियन केंद्र सरकार उसने 2013 में लेके आई थी कानून। अभी हरियाणा लेके आई है अपने स्टेट में, इसका नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन, मतलब मुआवजा सही मिलना चाहिए, पारदर्शिता के साथ मिलना चाहिए। किसके लिए? भूमि अधिग्रहण के लिए, उसका पुनर्वास के लिए, रीसेटल करने के लिए हरियाणा अमेंडमेंट बिल है 2021 का। ठीक, लेकिन अब इसके कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसको आप भी सुनोगे तो आप भी कहोगे कि यार कुछ गलत तो है। ठीक, तो पहली बात तो उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ पे जो है छूट है कि किसी भी प्रकार का सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक, जो भी लैंड ओनर्स है उनसे जो है आपका ये लेने के लिए अनुमति लेने की कोई भी जो है ज़रूरत नहीं है, सहमति लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा। लेकिन सेंट्रल लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 13 वाला है उसमें तो रिक्वायर्ड था, तो इसलिए जो एक्विजिशन जो आपका अपोजिशन है वो इसमें कह रहा है कि भैया ये तो गलत हो रहा है, एंटी फार्मर है, क्रोनी कैपिटलिज्म है। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? ठीक, मतलब जो सरकार में है, गवर्नमेंट है, बिजनेसमैन है, ये दोनों लोग मिलकर जो है एक नेक्सस बना लेते हैं और जो है फिर अपना पूंजीवाद को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अपने दोनों लोग प्रॉफिट, ये बिजनेस इनको प्रॉफिट बनाता है, ये इनको जो है फायदा पहुंचाते हैं, यही सब चलता रहता है, मिली भगत है एक तरीके से। ठीक, और इसमें जो है आपका इसमें ये कहा जाता है कि 48 घंटे पहले का जो एक नोटिस दिया जाता था कि जो लोग भी ऑक्यूपेंट्स हैं, जो लोग रह रहे हैं किसी ज़मीन पे या फिर बिल्डिंग पे, तो उनको अब 48 घंटे 2 दिन पहले जो नोटिस देने का प्रावधान था वो हटा दिया गया है। ठीक, अब ये कह दिया गया कि भैया कलेक्टर ने अगर अनाउंस कर दिया तो तुरंत खाली करो, हम नहीं तो हम आएंगे और तुमको जो है किसी भी तरीके से निकाल देंगे वहाँ से, और चाहे तो हम मिडनाइट में भी आ सकते हैं, रात के अंधेरे में भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो ये काफ़ी यार ड्रैकोनियन भी है, आर्बिट्रेरी भी है। ठीक है ना, इस तरीके से कोई भी आके अपनी मनमानी करे ये ठीक नहीं है। तो हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में जो है सेंट्रल लॉ को जो अधिग्रहण वाला है भूमि अधिग्रहण का उसको अमेंड करने की बात तो करी थी, लेकिन उस समय इनके पास जो है मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में, तो इन्होंने इसको जो है छोड़ दिया था इस सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भूमि अधिग्रहण वाले लॉ को। और लेकिन स्टेट से कहा था कि भैया वो लोग जहाँ पे भी हो सकता है वहाँ पे मतलब इस भूमि अधिग्रहण वाले कानून को अमेंड करें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, कलेक्टर यानी कि आपका डीएम वीएम जो है उनको ये कहा गया है अगर वो कह दें कि भैया हाँ सही से उचित जो है कम मुआवजा दिया जा चुका है, फेयर कंपनसेशन दिया जा चुका है, और अवार्ड दे दे विदाउट फर्दर इंक्वायरी। ठीक है, अगर कोई इंक्वायरी किए बिना अवार्ड सुना दे, मतलब अपना जजमेंट दे दे, तो क्या होगा
कि जो है जो भी लैंड ओनर्स हैं, जो भी पर्सन्स हैं, उनको कि विदाउट इनके कंसेंट उनको वहाँ पे निकाला जा सकता है। ठीक, तो कलेक्टर का काफ़ी रोल जो है एक और नया जुड़ गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। छूट प्राप्त परियोजनाओं में कौन कौन से घटक शामिल हैं? अब ये कौन से ऐसे प्रोजेक्ट जो एग्जाम्प्ट हैं? तो देखिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में क्या है कि आपकी रेलवेज भी होती हैं और रोड भी होती हैं। ठीक, तो इन दोनों, जैसे रेलवे है तो इन दोनों से 2-2 किलोमीटर दूरी तक जो भूमि है उसको अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना, विदाउट कंसेंट और ये सारी चीज़ें अनुमति सहमति लिए बगैर। अवसंरचना वाले प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एजुकेशन, पीपीपी, अर्बन मेट्रो, रैपिड रेल, ठीक, कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस के लिए हैं। आपका ग्रामीण अवसंरचना है, जैसे कि बिजलीकरण करना है, अफोर्डेबल हाउसिंग करना है, और जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं भूमि अधिग्रहण की वजह से या फिर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, उनके पुनर्वास के लिए भी अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें भी भूमि अधिग्रहण करने के लिए अनुमति और ये सब लेने की जरूरत नहीं, ये सब एग्जेम्प्ट है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा अगला टॉपिक है कि क्वाड जो नेशंस हैं, जैसे कि इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो मालाबार एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे यहाँ पर। जो नेवीज हैं 4 मेंबर्स, ठीक है ना, 4 मेंबर नेशन है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये लोग मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे 25वां जो संस्करण है मलाबार एक्सरसाइज का, उसका। ये कहाँ पे हो रहा है? जो गुआम है पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, वहाँ पे उसके तट पे करेंगे मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज एक मल्टीलेटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज है, मतलब कि आपका पानी वानी जो है समुद्र के पानी में इसमें होता है एक्सरसाइज। ये 92 से स्टार्ट है। अब ये पहले तो बायलेटरल होती थी इंडिया और यूएसए के बीच में, फिर 2 और एडिशन हुए 95, 96, फिर 2002 तक कोई जो है संस्करण नहीं हुआ इंडिया यूएसए के बीच में, क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। ठीक, तो 2002 के बाद से क्या हुआ कि इसमें हर साल ये होने लगा इंडिया और यूएसए के साथ में, और जापान ऑस्ट्रेलिया 2007 में पार्टिसिपेट किया था पहली बार। फिर उसके बाद 2014 देखा है तो इंडिया, यूएसए, जापान कर रहा है, और अभी जो है फिर से ऑस्ट्रेलिया ने जो है इसमें जो है अपना भागीदारी जो है कर रहा है। ठीक, पिछले साल इस अभ्यास के दौरान क्या हुआ, 2020 में अगर देखा जाए तो जो ये एक्सरसाइज हुई वो 2 जगहों पे हुई, 2 फेज में हुई। एक पहला फेज वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे हुआ, और दूसरा अरब सागर जो है नवंबर में वहाँ पे हुआ। 2019 में ये हुई थी कोस्ट ऑफ जापान पे, और 2018 में फिलीपीन सी में हुई थी। ठीक है, और इस साल क्या होने वाला है? इस साल जो अगर आप देखोगे तो मालाबार का जो है विटनेस का काफ़ी सारी जटिल एक्सरसाइजेस करेगी, जिसमें कि एंटी सरफेस हो गया, ठीक, जमीन पे मार करना, हवा में मार करना, सबमरीन पे पनडुब्बी मार करना, ठीक, और कई सारे पैतरेबाजी और टैक्टिकल एक्सरसाइज करना। ये सारी चीज़ें इस साल होंगी मालाबार एक्सरसाइज में। और ऐसी कॉम्प्लेक्स जो जटिल एक्सरसाइजेस हैं वो हमारे बीच में, यानी कि इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिनर्जी लेके आएगी। ठीक है ना, आपस में एक दूसरे को समझेंगे हम, फिर और आगे अपनी जो रणनीतिक जो साझेदारी है उसको आगे बढ़ा सकेंगे। इस वर्ष कौन से युद्धपोत भाग ले रहे हैं? तो देखो, भारत के ज़्यादा जरूरी है जानना। इंडिया का INS शिवालिक जो है एक फ्रिगेट है। ठीक, INS कडमट जो है ये एंटी सबमरीन है, वॉरफेयर कॉर्वेट है। ठीक, P-8I एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। ये चीज जरूरी है जानना कि क्या मतलब इंडिया किस, मतलब जैसे अगर पूछा जाए INS शिवालिक क्या है? फ्रीगेट है। INS कडमट क्या है? एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। P-8I लॉन्ग रेंज आपका पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। ठीक, समझ में आ गया? ऑस्ट्रेलिया इसमें पुनः क्यों शामिल हुआ, इसकी भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, चाइना अपना जो है ज़्यादा गुंडाई दिखा रहा है साउथ चाइना सी और इन सब जगह पे, और चाइना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी थोड़ी बहुत ये सब करता था। तो ऑस्ट्रेलिया को लगा यार कि जो लोग, जैसे होता है ना दुश्मन का दोस्त, मतलब क्या होता है ना, 2 दुश्मन और दुश्मन आपस में दोस्त वाली बात है। तो चाइना के दुश्मन इंडिया भी है, जापान भी है, यूएसए भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ये सारे दोस्त बन गए हैं। ये वाली आप इस तरीके से बात समझ सकते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो चाइना के साथ में रिश्ते ठीक नहीं हैं जब से ईस्टर्न लद्दाख 15 महीने और स्ट्रॉन्ग मैसेज हम मलाबार के थ्रू देना चाहते हैं। ठीक, क्या भारत इन देशों के साथ कोई अन्य नौसैनिक अभ्यास करता है? बिल्कुल करता है, कई सारे करता है, बायलेटरल भी करता है, मल्टीलेटरल भी करता है। जैसे कि पैसेक्स अभी किया गया था, पासेज एक्सरसाइज होता है, नेवी का होता है, और भारत ने नेवीज किसकी? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के साथ में याली एक्सरसाइज करी थी, जिससे कि हमारा आपस में एक दूसरे संचालन करना नेवीज का ये बढ़ जाता है। नेवी ने कहा है कि रेगुलरली
जो एक्सरसाइज हैं, इस तरीके की एक्सरसाइज वो हम करते रहेंगे, और ताकि जो फॉरेन नेवीज हैं उनको फ्रेंडली बना सके। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इससे संबंधित आज क्वेश्चन भी है, तो उसको ध्यान से आप लोग को सुनना और फिर से करना चाहिए अटेम्प्ट। कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी, कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी, इसके नाम से देखते हैं कर्मयोगी बनना है किसको, जो सिविल सर्वेंट्स हैं। ठीक, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज फिर से रिवीजन हो रहा है। सिविल सर्वेंट्स को कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी वैसे अगर देखा जाए तो महाभारत में आपने सुना होगा कि जो कृष्ण जी जो है आपका ये क्या नाम है, अर्जुन को बोलते हैं कि तुमको कर्मयोगी बनना है तुम्हारे साथ, क्योंकि अर्जुन रुक गए थे, उन्होंने कहा यार मेरे सामने तो इतने सारे हमारे अपने ही खड़े हैं, हम उनको क्यों माने हैं। तो फिर जो है ये कृष्ण जी बताते हैं, देखो ये धर्म युद्ध है। धर्म यहाँ पे रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब ड्यूटी से संबंधित है, मॉरल ड्यूटी से, और तुमको कर्मयोगी बनना चाहिए, कर्म करना है। कर्म का क्या फल होंगे, क्या होना, वो नहीं करना है, क्योंकि अभी बुराई बहुत ज़्यादा हो गई है, और बुराई को ख़त्म करने के लिए अच्छाई को काम करना ही पड़ेगा, कर्मयोगी बनना ही पड़ेगा। ठीक, तो वो कर्मयोगी वहाँ से उठाया गया है। सिविल सर्वेंट्स को कर्मयोगी बनाना कैसे, शासन मतलब गवर्नेंस अच्छे से कर सके डिजिटल लर्निंग के थ्रू। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा परिपक्व हो जाएं डिजिटल लर्निंग में, ताकि वो जो है शासन अच्छे से कर सकें। ये चीज़ अभी किसने इनॉग्रेट करी, जितेंद्र सिंह जो है, जिन्होंने पास कई सारे जो चार्जेस हैं मंत्रालय के, वो उन्होंने किया है। उन्होंने ये कहा है कि भैया जो डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी है सिविल सर्वेंट्स का, ये आपका कहाँ पे मिलेगी, ISTM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, ये सेंट्रल ट्रेनिंग कराती है, और किसके अंतर्गत है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत। ठीक, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि सिटीजन सेंट्रिक जो है नागरिक केंद्रित सुधार होने चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्मयोगी वाली स्कीम। इसमें जो कौशल है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, पर्सनल्स का, उसको अपग्रेड करना होगा। और साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी के बारे में अगर जाने तो इसका वैसे तो नाम क्या है भैया, कि सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, क्षमता को बढ़ाना है, और ये 2 सितंबर 2020 से चालू हुआ था। ऑब्जेक्टिव यही है कि गवर्नेंस को बढ़ाओ, सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी को बढ़ाकर, क्षमता को बढ़ाकर। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ाओ सिविल सर्वेंट्स की, ताकि वो लोग इंडियन कल्चर को समझें और हमारे जो है जड़ों से जो है जुड़े रहें हमेशा। उनको पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस कौन से बेस्ट हैं, और कैसी प्रैक्टिसेस जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड में यूज़ हो रही हैं उनको यहाँ पे उपयोग में ला सकें। ट्रेनिंग जो सिविल सर्वेंट्स की होती है कई सारी एकेडमीज से होती है, उनको डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताना है। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंतर्गत IGOT बोला जा रहा है, इसके लिए जो है एक SPV बनाई जाएगी। ठीक, जिसको कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत IGOT गवर्न करेगा, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। SPV जो बनाएगी नॉट फॉर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होगा ये, और इसको ओन और मैनेज कौन करेगा, IGOT कर्मयोगी करेगा। IGOT का फुल फॉर्म समझ गए ना, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक, इसके बाद जो इसमें काफ़ी पैसा खर्चा होगा, 510 करोड़ करीबन 5 साल में, और 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को जो है इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है प्रिपेयर किया जाएगा सिविल सर्वेंट्स को फ्यूचर के लिए, ताकि वो नवाचार और जो है कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक जो है सुझाव दे सकें, और जो ह्यूमन रिसोर्स जो मानव संसाधन जो प्रबंधन है वो उनकी प्रैक्टिसेस में भी रेडिकली इंप्रूव हो सके। ठीक, तो ये चीज़ समझ गई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अब भारत का एक जो है मुंबई बेस्ड एफकॉन्स नाम से कंपनी है, उसको ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मिल गया है। ये मालदीव की कैपिटल है माले। ठीक, और इसकी कनेक्टिविटी मतलब कुछ आइलैंड से कनेक्टिविटी बना रहे हैं, और ये इस समय जो है मालदीव का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये जो है भारत को मिल गया है। ये देखिए मालदीव यहाँ पर है, ये आपका लक्षद्वीप हो गया। ठीक, मालदीव जो है इंडियन ओशियन में काफ़ी बड़ा इसका जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इसको रोड और उससे जोड़ा जाएगा कई सारे आइलैंड्स को। माले क्या है, कैपिटल है भाई साहब। ठीक है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहाँ से लोग को दूसरे आइलैंड पे भी जाएं, यहाँ से जो भी वेस्ट अपशिष्ट बन रहा है उसको भी ट्रीट कर सकें। तो ये सारे जो है इन सबको जोड़ सकेंगे आइलैंड्स को, तभी हो पाएगा। और ये इंडिया के एफकॉन नाम की कंपनी जो है उसको मिल गया है। 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज बनाया जाएगा, कॉसवे लिंक बनाया जाएगा आपका मालदीव के कैपिटल माले से कहाँ तक, उसके आस पड़ोस के जो आइलैंड है विलिंगली, आपका गुल्ही फलहू और थीलाफुसी,
ठीक है, अभी इसको दिखाऊंगा उसमें भी। और इसमें भारत के जो हाई कमीशन है उसने बताया कि इंडिया $100 मिलियन का तो ग्रांट देगा। ग्रांट में कोई पैसे वापस नहीं आते हैं, ध्यान रखना। और लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट जो है उसमें आपका 400 मिलियन का देगा। ठीक, टोटल 500 है। तो इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो कोई ग्रांट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं ये पैसा ही वापस मिलेगा, उस पर कुछ ब्याज लग के वापस मिलेगा, एक सॉफ्ट लोन की तरीके से होगा, क्योंकि कम ब्याज है इसमें काफ़ी। ठीक, और ग्रेटर माले प्रोजेक्ट जो है ये मोदी जी का और प्रेसिडेंट सोली जो मालदीव के हैं उनका सपना है। और इसमें जो सीड्स हैं इस प्रोजेक्ट की, वो एक्सटर्नल मिनिस्टर की जब विजिट थी 2019 में, तभी जो है इसके बीज बो दिए गए थे इस प्रोजेक्ट के। और जो है ये प्रूफ है, GMCP जो प्रोजेक्ट है, कि भारत के लिए प्रूफ है कि भारत रोबस्ट डेवलपमेंट पार्टनर बनना चाहता है मालदीव का। साथ ही साथ पहला रेस्पॉन्डर बनना चाहता है जब भी कोई इमरजेंसी जो है आती है आपका मालदीव पे, तो सबसे पहले भारत उस पर जो है काम करके उस रेस्पॉन्ड करना चाहता है। और GMCP कोई नॉट द ओनली बिगेस्ट प्रोजेक्ट इंडिया इज डूइंग मालदीव्स, कोई एक अकेला बिगेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, बट ऑल्सो द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस समय मालदीव में, सबसे बड़ा। ठीक, कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा ये और आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, मेजर बूस्ट देगा मालदीव की इकोनॉमी को भी। ये ज़रूरत क्यों है? 40% से करीब जो पॉपुलेशन है पूरी मालदीव की, वो सिर्फ और सिर्फ माले जो ये है ना, ये आपका आइलैंड यहीं पे रहता है। ये आइलैंड खाली 8.5 स्क्वायर किलोमीटर में है और बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, घनत्व बहुत ज़्यादा है जनसंख्या का यहाँ पर। और अगर दुनिया में देखा जाए तो ठीक है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, उसने बताया था। इसमें कौन कौन से आइलैंड है? ये माले हो गया, इसको कनेक्ट किया जा रहा है, देख रहे हो आप, नेविगेशन ब्रिजेस और इन सबसे। तो विलिंगली, गलीफलू और थिलाफुसी एक कृत्रिम आइलैंड है, यानी कि इसको जो है यहाँ पे सैंड वैंड डाल के बनाया गया है। ठीक, जो अभी की गवर्नमेंट है मालदीव में वो चाहती है कि डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होना चाहिए, विकेंद्रीकृत होना चाहिए विकास। ठीक, इसीलिए और भी आइलैंड बनाए गए हैं, वहाँ पे भी लोग जाएं। ऐसा नहीं है कि सारा जो है जनसंख्या यहीं टूट पड़े। तो ये इसलिए जो है बाकी आइलैंड को भी डेवलप किया जा रहा है। और डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही चाहिए, ब्रिज, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें। परसिस्टेंट इशू जो रहते थे पीपल के, जो वहाँ के लोगों के लिए, उनको जो है यहाँ पे एक तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। ठीक, इन्हीं आइलैंड्स को क्यों किया गया? क्योंकि ये माले के आसपास है ना यार, इसलिए किया गया है। 6 किलोमीटर में माले से हैं। 2016 से आइलैंड जो है प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट मालदीव की, जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाया जाए इसको। ठीक है ना, जैसे कि गलीफलू की बात हो रही है यहाँ पर, और कैपिटल सिटी के सबसे पास में भी है। उसके अलावा जो है इसमें जो है मूल संरचना जो है रोड, वाटर, सीवेज सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब कुछ इसमें अच्छे से बनाया जाए। ठीक, 7 किलोमीटर की दूरी पर आपका कृत्रिम आइलैंड है थिलाफुसी, इसको भी जो है अच्छे से बनाना है। और लैंडफिल एक है, ये 1990 से बनाया गया था। यहाँ पे गार्बेज जो होता है उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। ठीक, जो पिछले 6 में से 5 सालों में देखा गया है कि गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट करना अपशिष्ट का अच्छे से चालू कर दिया है और मॉडर्न वेस्ट डिस्पोजल मेथड का यूज़ करते हैं, ओरिजिनल लैंडफिल्स को नहीं करते हैं। लैंडफिल समझते हो ना? लैंडफिल में क्या होता है कि सिंपल जाके एक गड्ढा बनाया, उसमें जाके कूड़ा डाल दिया, फिर कूड़ा पूरा इसको जो पहाड़ जैसा बन गया, तो वहाँ पे उसको फिर बाद में छोड़ दिया, फिर उसको पार्क बना दिया। ठीक, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ पार्क आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने आज़ादपुर के आसपास भी लैंडफिल हो भी देखा होगा। ठीक, दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पड़ता है, गाजियाबाद से जब जाओ। अब देखिए, इसके अलावा आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन के लिए 29 अगस्त का 101 नंबर क्वेश्चन, वो ये है कि क्वाड जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA का है, इससे आप क्या समझते हैं और इसकी जो है स्ट्रेटजी यानी कि रणनीतिक सामरिक महत्व क्या है इंडो पैसिफिक ओशियन में। ठीक, इसको एनालाइज करके विश्लेषण करके बताइए। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दूं कि ये हम लोग का फेवरेट सेक्शन है कॉमन का ISP से। इसमें किस तरीके से आपका प्रीलिम से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये चेयरमैन थे के कस्तूरीरंगन कमेटी के, उन्होंने इसको जो है फॉर्म किया था। बिल्कुल सही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित मेरा जो है करीबन 40 मिनट का पूरा वीडियो है, देख लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर मिल जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ये इंश्योर करता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए न्यू जनरेशन का विद एजुकेशन एंड स्किल प्रमोशन। स्किल कौशल भी बढ़े, साक्षरता भी बढ़े, सब कुछ मतलब जो है पूरा एक व्यापक तरीके से विकास होना चाहिए, इस पर फोकस करता है। एकदम सही है। कस्तूरीरंगन वाली कमेटी का नाम भी सही है। कर्नाटका के बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है दूसरा स्टेट बन गया जिसने कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश है, इसलिए तीसरा स्टेट गलत हो गया।
यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक, मध्य प्रदेश है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका गॉरेक्स से संबंधित। गॉरेक्स जो है भारत का पहला कृषि क्षेत्रक सूचकांक है, भारत का पहला एग्री सेक्टोरल इंडेक्स है, ठीक है। सही है स्टेटमेंट गलत है बताइए। और इसको लॉन्च किया है नाबार्ड ने, जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट होता है। क्या सही है गलत है बताइए। और इट इज प्राइस बेस्ड सेक्टोरल इंडेक्स, या एक मूल आधारित क्षेत्रीय सूचकांक, ये सही है गलत है बताइए। देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपको पता चलेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसको लॉन्च किया है एनसीडेक्स नेशनल कम्युनिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड ने। और ये मूवमेंट जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब कैपिटल मार्केट है उससे संबंधित है। तो वो गौर गम जो रिफाइंड स्प्लिट्स होते हैं या फिर गौर सीड होती हैं, उनके जो प्राइस चल रहा है, जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड की प्राइस का कमोडिटी है गोल्ड, उसके प्राइस को मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये अभी 4500 रुपये का है, ये 4600 पे जाएगा, तो अभी आप खरीद लोगे और फिर उसको जो है 4600 पे में बेच दोगे। तो वैसे ही जो गौर गम है इनकी जो है गौरेक्स नाम से आई है, तो एनसीडेक्स ने चालू किया है सूचकांक। इसके ग्वार के जो भी पैसे वैसे बढ़ेंगे घटेंगे, उसके हिसाब से खरीद फरोख्त होगी, ट्रेडिंग होगी, ये वाली चीज़ है। तो इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। थोड़ी बहुत आवाज़ आज गूंज रही होगी, बस उसके लिए जो है सॉरी कहूँगा, लेकिन पूरी चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोग को, वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक। तो और ये वीडियो भी आना जरूरी था, इसलिए थोड़ा सा जो है सहयोग करिए, ठीक। और आप लोग बता दें अगर आप लोग को पसंद आया है तो लाइक करिए और लोगों को जोड़िए, और जो है ज़्यादा लोगों को जो है आप शेयर सब्सक्राइब भी कराइए। यूपीएससी 2021 का हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060689 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।